स्टार्ट करते हैं। टेलीग्राम चैनल आपको बताइए, लेट्स लर्न स्क्वाड, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर देंगे। मस्त तरीके से क्वेश्चंस करते हैं और एक अप्रोच बनती है ना। और साथ में आप पोल में जवाब भी देंगे। मिस्टर थॉर्नडाइक कह रहे हैं पीडीएफ नहीं मिला है, या कुछ रीजन से इस बार पीडीएफ आपका यूट्यूब वाला डिले हुआ है। तो आपने ऑफ कोर्स प्रैक्टिस तो की ही होगी, मैं ये उम्मीद कर रही हूँ। ये वाले सेशंस का आपको पीडीएफ साथ के साथ मिल जाएगा, बाकी सेशंस का भी मैं ट्राई करती हूँ अगर आपको पीडीएफ मिल पाता है तो। EVS is visualized as an integrated subject because, भाई हम इसको एक इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट कह रहे हैं, इसी की बात कर रही थी मैं थोड़ी देर पहले। तो EVS को एक एकीकृत विषय के रूप में देखा जाता है क्योंकि इट ड्रॉज इनसाइट्स फ्रॉम द साइंसेस, सोशल साइंसेस एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन। बात सही लग रही है, सुंदर लग रही है सुनने में। इट इन्वॉल्व्स स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड पेरेंट्स इन दी स्टडी ऑफ EVS। इसलिए इंटीग्रेटेड नहीं कह रहे कि पेरेंट्स को टीचर्स को इंक्लूड करते हैं, इंटीग्रेटेड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 3 विषय इसमें समाहित हैं। वो कौन से हैं? साइंस भी है, सोशल साइंस भी है और EVS तो है ही अपने आप में। इसलिए क्योंकि जब बच्चा EVS पढ़ रहा है तो क्योंकि वो साइंस और सोशल साइंस को या सोशल स्टडीज को बांट के नहीं देखता, वो उसके एनवायरमेंट का ही हिस्सा है। पेड़ लगा हुआ है तो वो ये नहीं कहेगा अरे ये तो ज्योग्राफी का हिस्सा हो गया, उसके लिए वो उसके एनवायरमेंट का हिस्सा है। या उसने अगर समाज में कोई मुद्दा देखा है तो वो ऐसा नहीं है कि वो ये कहेगा अभी सोशल साइंसेज या सोशल स्टडीज हो गया, वो कहेगा ये भी उसका एनवायरमेंट का हिस्सा है। अगर एनवायरमेंट में कोई और एक्टिविटी, बारिश होते हुए देख रहा है तो वो ये नहीं कहेगा अभी ये EVS के अंदर पढ़ा था मैंने। ये तीनों ही एस्पेक्ट इंटीग्रेट हो गए एक ही सब्जेक्ट में जो EVS है, जिसमें आपका विज्ञान भी आ गया, आपका सामाजिक विज्ञान भी आ गया और आपका एनवायरमेंटल स्टडीज या एनवायरमेंटल एजुकेशन यानी पर्यावरणिक शिक्षा भी आ गई। तो इसलिए इंटीग्रेटेड कहा जाता है क्योंकि तीनों सब्जेक्ट इसमें जुड़े होते हैं, कक्षा 3 से 5 तक की अगर हम बात करें। इट इंटीग्रेट्स कम्युनिटी इन दी लर्निंग ऑफ EVS। इसलिए इंटीग्रेटेड थोड़ी कह रहे हैं, उसका रीजन है। ये सारी बातें अपनी जगह सही होंगी लेकिन बेस्ट ऑप्शन ए है। इट इंटीग्रेट्स एक्टिविटीज, एक्सपेरिमेंट्स एंड डिस्कशंस इनटू द लर्निंग ऑफ EVS। जो बेस्ट या सही सटीक जवाब है उसका वो ए ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। ये क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बिकम द मेजर मीडियम इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग EVS। यानी EVS में सीखने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्रमुख माध्यम बनना चाहिए, है ना। सबसे सटीक माध्यम या मीडियम किसको बनाएं? टीचर्स को बनाएं, स्टूडेंट्स को बनाएं, एनवायरमेंट को बनाएं या पेरेंट्स को बनाएं? हमें पता है ट्राइपोलर एजुकेशन की बात कौन करता है? जॉन डुई करते हैं। वो कहते हैं 3 पोल्स हैं, त्रिध्रुवीय है एजुकेशन। एक तरफ टीचर है, एक तरफ स्टूडेंट है, एक तरफ एनवायरमेंट है। या फिर आप इसको करिकुलम कह लीजिए या फिर आप इसको कंटेंट कह लीजिए। ये है ट्राइपोलर एजुकेशन। 1 नंबर का क्वेश्चन ये भी आ चुका है पहले, है ना, CDP में पूछ लेगा। बट हमें पता है कि और 2 पोलर की या बाइपोलर की अगर हम बात कर रहे थे तो एडम ने कहा था कि बाइपोलर होती है, सिर्फ टीचर होता है और स्टूडेंट होता है, लेकिन बाद में एनवायरमेंट का बहुत बड़ा रोल है और यहां तो एनवायरमेंट ही पढ़ाने की बात हो रही है। तो अगर हम बात करें एनवायरमेंट की तो एनवायरमेंट सबसे बड़ा मीडियम होना चाहिए एनवायरमेंट पढ़ने के लिए। भाई अगर हम किसकी बात कर रहे हैं? हम एनवायरमेंट की बात कर रहे हैं तो एनवायरमेंट में ले जाकर के सिखाएं ना, बजाय कि उसको पेपर पे पढ़ाने के। हिंदी कितने महान व्यक्ति ने टाइप किया है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखो मैं पढ़ पा रही हूं लेकिन, है ना, ये हल्का सा वो हिंदी के अंदर भी तोड़ के निकाल करके, ये एक्चुअली हमारे टाइपिस्ट जी की गलती नहीं है, ये हमारे उन्होंने टाइप किया होगा विंडोज में और हमारा जो सिस्टम है जो मैं यूज करती हूँ वो मैक है, तो कुछ तो गड़बड़ होकर के और वो फाइल इधर उधर मिक्स करने में ये रिजल्ट आ गया आपके सामने। अदरवाइज ये ठीक रहेगा, कल से मैं थोड़ा सा देख भी लूंगी, मैथ्स पेडागोजी भी कराएंगे, डोंट वरी। तो एनवायरमेंट सबसे बड़ा मेजर मीडियम होना चाहिए। जब आप एनवायरमेंट सिखा रहे हो तो एनवायरमेंट में ले जाकर के सिखा दो ना। टीचर, स्टूडेंट, पेरेंट्स ये मेजर नहीं है, एनवायरमेंट मेजर है। बच्चा क्योंकि एनवायरमेंट में रहता है ना, तो रियल लाइफ से सिखा दिया आपने। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। द मोस्ट अप्रोप्रिएट रैशनल फॉर इंट्रोड्यूसिंग एनवायरमेंटल स्टडीज एट द प्राइमरी लेवल इज टू, यानी प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन EVS शुरू करने के लिए सबसे उपयुक्त तर्क क्या है? बताइएगा, फटाफट से बताइएगा। मैं पढ़ रही हूं हिंदी साथ साथ, परेशान मत हो, है ना। देखिएगा एक बार। तो अगर हम बात करें न केवल मानव अस्तित्व बल्कि पृथ्वी पर सभी जीवन रूपों सहित पर्यावरण के महत्व को समग्र रूप से समझने के लिए सराहना करें। EVS को प्राइमरी लेवल पे अगर हम बात करें तो इसका इंट्रोड्यूस करना है तो एट द प्राइमरी लेवल इज टू अप्रिशिएट द इंपॉर्टेंस ऑफ द एनवायरमेंट इन अ होलिस्टिक मैनर, नॉट ओनली फॉर ह्यूमन सर्वाइवल बट फॉर ऑल लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ। एनवायरमेंटल या एनवायरमेंटल स्टडीज का यही उद्देश्य है। बात तो सही लग रही है, फिर भी पढ़ लेते हैं। एप्रिशिएट द इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंट, स्टडी द एनवायरमेंट टू सॉल्व वेरियस प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू पोल्यूशन। सिर्फ पोल्यूशन ही एक प्रॉब्लम है क्या एनवायरमेंट में? एंगेज द चाइल्ड इन एक्सप्लोरेटरी एक्टिविटीज रिलेटेड टू द एनवायरमेंट, यानी बच्चा जहां एक्सप्लोर कर सके। मोस्ट एप्रोप्रिएट रैशनल, यानी सबसे सही तर्क एनवायरमेंट पढ़ाने का कहां पे? आपके प्राइमरी लेवल पे। बताइएगा।
देखो हमें पता है कि एनवायरमेंट बच्चा होलिस्टिकली देखता है, क्या है, होलिस्टिकली देखता है, और इसीलिए हमने ईवीएस में ही 3 सब्जेक्ट को इंटीग्रेट किया हुआ है। नहीं तो साइंस अलग पढ़ाते, सोशल साइंस अलग पढ़ाते और सोशल स्टडीज अलग पढ़ाते एनवायरमेंट प्राइमरी लेवल पे। तो इन सब से ये सारे ही जवाब सही हैं, लेकिन सबसे बेहतर ऑप्शन आपका ए ही है कि हम उसकी सराउंडिंग को इंक्लूड कर रहे हैं एक होलिस्टिक मैनर में, ताकि वो सभी लाइफ फॉर्म्स के प्रति एक सेंसिटिव एटीट्यूड डेवलप कर सके। क्वेश्चन नंबर 22 है, आफ्टर टीचिंग द थीम प्लांट्स मीना कंडक्टेड अ फील्ड विजिट ऑफ स्टूडेंट्स टू द पार्क, दिस वुड सपोर्ट द स्टूडेंट्स टू। अब आपको पता है 6 थीम्स हैं, चिल्ला चिल्ला के बताओ घर वालों को। 6 थीम्स है ईवीएस में, कौन सी है वो 6 थीम्स? उनके अंदर एक सब थीम है प्लांट, फैमिली एंड फ्रेंड्स के अंदर है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो है ना। तो 6 थीम्स के अंदर एक सब थीम है प्लांट। हाँ, हिंदी कम संस्कृत ज्यादा लग रहा है, बिल्कुल सही समझो अंशु आप। ये देवनागरी को ना खोल के रख देता है, ये पहले मेरे साथ प्रॉब्लम होती थी 2018 में जब मैं खुद टाइप किया करती थी, तो उस टाइम पे फिर बाद में बड़े तरीकों से उसको सॉल्व किया था। तो ये क्या करता है, वो देवनागरी को पूरा खोल के रख देगा, तो वो पढ़ने में दिक्कत होती है। मुझे आदत हो गई उस टाइम की वजह से, अदरवाइज मैं भी सही ना पढ़ पाऊँ, ये देख के शुरुआत में ऐसा ही लगता है। देखिएगा एक बार, अगर हम आज मैनेज कर लो, कल से इसको ठीक कर देंगे। अगर हम बात करते हैं, सी ऑप्शन आप लोग कह रहे हैं, मतलब प्लांट्स पढ़ाते समय मीना जो कि एक टीचर है, उन्होंने एक फील्ड विजिट कंडक्ट की, पार्क ले गई और वहां पे प्लांट्स को दिखाया। इसके बारे में, इससे क्या क्या सपोर्ट मिलेगा स्टूडेंट्स को? मेमोराइज करेंगे, रट्टे लगाएंगे? नहीं। रिकॉग्नाइज द प्लांट्स इन द पार्क, पार्क में पौधों को पहचानने में मदद मिलेगी जिनके बारे में पढ़ाई की थी, बात तो सही लग रही है। कोरिलेट क्लासरूम लर्निंग टू रियल लाइफ सिचुएशंस, ये बात भी सही लग रही है। हैव फन इन द पार्क, ये बात गलत लग रही है, कि फन के लिए और भी बहुत तरीके हैं। मूवी ले जा सकते थे बच्चों को, कहीं भी ले जा सकते थे 1700 जगह, लेकिन फन के लिए सिर्फ हम 87% लोग सी ऑप्शन दे रहे हैं, जो कि सही है, कि पार्क में पौधों को पहचानने में मदद मिलेगी। सिर्फ पहचानना क्यों है? सिर्फ पहचानने के लिए बात थोड़ी हुई है, सिर्फ आइडेंटिफिकेशन की बात थोड़ी हुई होगी। ये भी एक पॉइंट हो सकता था यदि सी ऑप्शन नहीं होता हमारे पास। कक्षा के अधिगम को वास्तविक जीवन की स्थितियों से सहसंबंध करने में मदद मिलेगी। जो भी क्लासरूम में प्लांट्स के बारे में सीखा था वो सब वो कोरिलेट कर पाएंगे जब वो रियल लाइफ में उस चीज को देखेंगे। ये एनसीएफ भी कहता है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी कहेगी कि भाई रियल लाइफ से जोड़ दो लर्निंग को। तो इससे ज्यादा बेटर ऑप्शन हमारे पास सी है। भाई हम वो ऑप्शन चूज करते हैं जो बेस्ट हो बाकियों से, या तो बाकियों को अपने अंदर इंक्लूड करता हो या बाकियों से बेटर हो। यही 2 चीजें होती हैं पूरे आपके पेडागोजी में। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, ये क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, while doing a map reading activity, Jayanti asked her friend, why is our village divided from neighboring town by lines on the map? When I go to sell vegetables to the town with my father, I do not see any such lines. What is Jayanti doing? मतलब जयंती एक बच्ची है, मानचित्र पठन गतिविधि के दौरान, यानी बच्चों को मैप रीडिंग सिखाई जा रही थी कि मैप रीड करके कैसे समझते हैं कौन सी दिशा कहाँ है, और दिशाओं का ज्ञान करा रहे हैं उनको ईवीएस में। तो मानचित्र पठन गतिविधि के दौरान जयंती अपने मित्र से कहती है, नक्शे पर हमारा गांव पड़ोस के शहर से रेखा द्वारा विभाजित किया गया है। होती है ना मैप्स पे लाइंस होती हैं। जब मैं पिताजी के साथ सब्जियां बेचने शहर जाती हूँ तो मुझे ऐसी रेखाएं नहीं दिखती कि एक गांव से दूसरे गांव जाते समय बीच में रेखाएं हों, जैसे मैप पे होती है वैसी नहीं होती। जयंती क्या कर रही है, मतलब जयंती क्या करने की कोशिश कर रही है। ये जो बच्ची है, जब वो टॉपिक पढ़ रही है क्लासरूम में, जो उसने रियल लाइफ में देखा है वो चीजें कुछ कुछ वहां पे मैच नहीं हो रही हैं। मतलब कुछ तो वो हायर लेवल थिंकिंग कर रही होगी, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन है रिलेटिंग अ रियल लाइफ एक्सपीरियंस विद द क्लासरूम एक्टिविटीज, बात तो सही लग रही है। अप्लाइंग हायर ऑर्डर थिंकिंग टू क्लासरूम एक्टिविटी, ये बात एकदम सही है, क्योंकि जरूरी नहीं है हर बच्चा इस बात पे ध्यान दे। उसने अपने दिमाग में एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन, ये होती है हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। हॉट्स कहते हैं इनको, HOTS, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्या होती है? हाँ समझ लिया, ठीक है, नॉलेज हो गई, अप्लाई कर लेंगे, कहीं देख लेंगे जब जाके लाइन होती है नहीं होती। लेकिन हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्या है? जो उसने एक्सपीरियंस किया था उस चीज का उसने एनालिसिस किया, विश्लेषण किया कि क्या मैंने अपनी लाइफ में ये एक्सपीरियंस किया इस तरह का, अच्छा वो तो अलग था। फिर वो सिंथेसाइज कर रही है, अपना कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, इवैल्यूएट कर रही है, मूल्यांकन कर रही है, क्या मैंने पढ़ा है वो सही है या नहीं है। तो इसमें क्रिटिकल थिंकिंग लग रही है बच्चे की, यानी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल लग रही है, जो कि एकदम सही बात है। ये बात तो एकदम फैक्ट है कि ये करने की कोशिश कर रही है बच्ची। एक्सप्रेसिंग अ नेचुरल क्यूरियोसिटी अबाउट हर एनवायरमेंट, जो बच्चा है वो अपने परिवेश के प्रति स्वाभाविक जिज्ञासा की अभिव्यक्ति कर रहा है, कि जो उसके अंदर जिज्ञासा है, जो क्वेश्चंस उसके दिमाग में आ रहे हैं, ये बात भी सही लग रही है। रिफ्लेक्टिंग अपॉन एन ऑब्जर्वेशन एंड अप्लाइंग लॉजिक, मतलब वो रिफ्लेक्ट कर पा रहा है जो भी ऑब्जर्व उसने किया है, जो भी उसके पास एक अवलोकन है, जो उसने ऑब्जर्व किया अपनी रियल लाइफ में जब वो सब्जी बेचने जाती है अपने पिताजी के साथ, और उसने ऑब्जर्व किया कि लाइंस जैसी मैप पे होती हैं वैसी तो नहीं है यहाँ।
तो वो रिफ्लेक्ट कर रही है, जब उसने क्लासरूम में पढ़ा तो वो रिफ्लेक्ट कर रही है अपने अनुभव पे कि यार ये मेरे अनुभव में तो ऐसा नहीं है ना। तो वो रिफ्लेक्ट कर रही है बच्ची और लॉजिक अप्लाई करने की कोशिश कर रही है कि ऐसा तो नहीं था, फिर क्या ये बात गलत है या क्यों नहीं होता ऐसा, तर्क लगा रही है, सिर्फ मान नहीं लिया जो लिखा हुआ है। तो अब चारों ही बातें सही लग रही हैं हमें, लेकिन चारों बातों का जवाब तो सही नहीं हो सकता क्योंकि 2 ही पेयर में हमें चूज करना है। अब हमें वही स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी, कोई भी 2 बेस्ट ऑप्शन चूज करने पड़ेंगे, बाकी 2 को साइड करना पड़ेगा क्योंकि पेडागोजी में ऐसा होता है कि चारों ऑप्शन सही हो कई बार। तो रिलेटिंग अ रियल लाइफ एक्सपीरियंस विद द क्लासरूम एक्टिविटी, बात तो सही लग रही है, तो ABCD तो हम चूज नहीं कर सकते। एक्सप्रेसिंग अ नेचुरल क्यूरियोसिटी अबाउट हर एनवायरमेंट, लेकिन ये और भी चीजों से हो सकता था, जरूरी नहीं है इसके लिए वो रियल लाइफ में विजिट करती तभी नेचुरल क्यूरियोसिटी आती। तो हमें बेटर यहाँ ये लग रहा है कि हायर ऑर्डर थिंकिंग डेवलप हो रही है बच्चे में और रिफ्लेक्ट कर पा रहा है वो अपने अनुभव के आधार पे। अगर सिर्फ 2 ही ऑप्शन चूज करने हैं तो हमको B और D के साथ जाना पड़ेगा। B और D का ऑप्शन हमें साथ में दिख रहा है कहीं ना कहीं, यस। अगर हम बात करें, क्योंकि हम इसको नहीं हटा सकते ना, हायर ऑर्डर थिंकिंग को भी नहीं हटा सकते हम, और रिफ्लेक्ट कर रही है अपने अनुभव पे इसको भी नहीं हटा सकते, क्योंकि रियल लाइफ एक्सपीरियंस यहाँ रिफ्लेक्शन में अपने आप अंदर आ गया कि रियल लाइफ एक्सपीरियंस बच्चे का रिलेट कर पा रहा है वो, तो जब वो रिफ्लेक्ट करता है तो रियल लाइफ में तो रिलेट कर ही पाएगा। तो जो फर्स्ट ऑप्शन था वो डी में अपने आप समाहित है अगर आप देखेंगे थोड़ा सा तो, ठीक है ना। और अगर हम बात करें किसकी, सी ऑप्शन की, कि नेचुरल क्यूरियोसिटी, तो ये क्वेश्चन पूछना या फिर अप्लाई करना हायर ऑर्डर थिंकिंग में वो ऑलरेडी क्यूरियोसिटी की वजह से ही आता है। तो ये बी, जो सी और ए हैं वो अपने आप बाकी के दोनों ऑप्शंस के अंदर समाहित हो जा रहे हैं। तो बेटर ऑप्शन फिर हमारे पास बी और डी ही बचते हैं, जो कि डी ऑप्शन है। चलिएगा खैर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। ये इस तरह की लाइंस होती हैं, इनकी बात हो रही थी। और फिर जब वो बच्चा रियल में जब जाता है कहीं अपने पिताजी के साथ सब्जी बेचने, तो उसको दिखता है यार एक गांव से दूसरे गांव चले जाते हैं, कहीं लाइन तो है नहीं जैसी मैप पे होती है, ऐसा थोड़ी ये वाला गांव खत्म हो गया अब एक लाइन आ गई जमीन पे, ठीक है ना। वो माइलस्टोन लगा होगा, बात अलग है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24, दुर्गा टेल्स रानी, दुर्गा एक बच्ची है, रानी को बता रही है, ऑन पूर्णिमा फुल मून नाइट मून इज राउंड लाइक चपाती मेड बाय माँ। Kabir says no, it is like the puri fried in oil. Ranveer says no, you both are wrong. It is a football kicked by me in the sky. The explanation given by children indicates the development of which of the following objective. यानी कि हाँ, तो कह रहा है मैम बोर्ड ने ऑप्शन ए और सी ही माना है। अभी चेक कर लेंगे विकास, अभी चेक कर लेंगे, पहले ये कर लेते हैं। 23 है ना वो क्वेश्चन नंबर, एक बार चेक कर लेंगे सारे सेशंस होने के बाद, मतलब सारी, क्योंकि मेरी नजर में ए और जो आपका ए और डी है वो नहीं माना होगा, क्योंकि मैं भी एक बार मैच कर लेती हूँ, ऐसा नहीं होता जनरली, फिर भी एक बार चेक कर लेंगे, डोंट वरी। बुक में है, बुक को तो छोड़ ही दो जब तक फाइनल ऑफिशियल आंसर की नहीं देख रहे हो। और ऑफिशियल आंसर की में भी कुछ महान टीचर्स हैं जो घुमा देते हैं अपनी मर्जी से कि नहीं ये होना चाहिए, जबकि जनरली ऑफिशियल आंसर की में रेयर कभी गलतियां होती हैं। ये जब हम CDP की मैराथन में डिस्कशन करेंगे तब आपको क्लियर होगा कि कैसे चीजें गड़बड़ाती हैं, उसमें आंसर वही बनेगा। मेरे क्वेश्चन का आप जवाब नहीं देती, माही कह रही है, माही इतने सारे लोग हैं कैसे जवाब दूं यार। देखो अगर हम बात करें नो यू बोथ आर रॉन्ग, और वो कहता है द एक्सप्लेनेशन गिवन बाय चिल्ड्रन इंडिकेट्स द डेवलपमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव। मतलब एक बच्चा है, दुर्गा रानी से कह रही है कि पूर्णिमा पर चांद माँ की बनाई हुई रोटी के जैसा होता है, एकदम गोल, फुल मून नाइट है, ठीक है ना। जबकि कबीर बच्चा दूसरा है, वो कह रहा है कि नहीं तेल में तली हुई पूरी के जैसा गोल होता है। रणवीर कह रहा है कि नहीं तुम दोनों गलत हो, ये तो आकाश में मैंने फुटबॉल उछाली हो ऐसा लगता है चांद देख करके पूर्णिमा पे, जब वो फुल मून वाली नाइट पे। अब इसमें बच्चों की जो ये एक्सप्लेनेशन है वो एक्सप्लेन कहां से कर रहे हैं, अपनी थिंकिंग से कर रहे हैं, अपनी इमेजिनेशन से कर रहे हैं, अपनी रीजनिंग से कर रहे हैं, लैंग्वेज का प्रयोग कर रहे हैं। किसके अंदर आती हैं ये सारी चीजें, लैंग्वेज, रीजनिंग, थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमेजिनेशन, डिसीजन मेकिंग, ये सब कहां आएंगी, ये कॉग्निटिव एस्पेक्ट में आती हैं, है ना। आज भी हम डिस्कस कर रहे थे बैच में कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। आपको सीटेट में पूरा ब्लूम टेक्सोनॉमी नहीं पढ़ना, लेकिन ये 3 पक्ष आपको पता होने चाहिए, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी कह रही है कि बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए, होलिस्टिक असेसमेंट होना चाहिए, जिसमें उसके दिमाग, दिल और फिजिकल एक्टिविटी तीनों को हम जोड़ दें। तो कॉग्निटिव एस्पेक्ट जो है वो संज्ञान यानी मेंटल स्किल से जुड़ा हुआ है, बच्चे के ब्रेन से जुड़ा हुआ है, जहां से ये बातें आ रही हैं। हाथों से थोड़ी सोच रहा है बच्चा, ब्रेन से सोच पा रहा है। अफेक्टिव होता है इमोशंस की बात, यहाँ कोई एज सच इमोशन की उतनी बड़ी बात है नहीं, लेकिन इमोशन जुड़े भी हुए तब भी वो कॉग्निटिव एक्टिविटी इसमें ज्यादा यूज हुई है। सॉरी, साइकोमोटर की अगर हम बात कर रहे हैं तो साइकोमोटर में फिजिकल एक्टिविटी आती है। अब कोई कहेगा कि फिजिकल एक्टिविटी नहीं, फिजिकल एक्टिविटी आ तो रही है, वो कह रहा है कि फुटबॉल को किक करके भेजा है, लेकिन उसने किया नहीं है ना, ये उसकी इमेजिनेशन है कि फुटबॉल को किक किया है। इमोशनल एस्पेक्ट कुछ होता नहीं है, वो अफेक्टिव में ही आ जाएगा।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। अच्छा, इसमें 23rd में कोई कुछ कह रहा था कि ए और सी बताया है बोर्ड ने। ए और सी तो है ही नहीं भाई, यहाँ कैसे बता दिया? ए और सी कैसे बता दिया बोर्ड ने? ऑप्शन में तो है नहीं है। ए और सी कैसे बता दिया? ऑप्शन में ही नहीं है ए और सी। ठीक है, बी और डी पे हमने बात की और यही दोनों बेस्ट हैं, बाकी के दोनों इसके अंदर समाहित हो रहे हैं। ठीक है ना, इसमें ऑफिशियल आंसर बी और डी ही होगा। डी ऑप्शन जो करा है वही सही है यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा एक बार, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 25। ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म बेस्ट डिफाइंस द नेचर ऑफ ईवीएस। टॉपिक है आपका, जब आप पेडागोजी पढ़ते हैं तो टॉपिक आता है एनसीईआरटी में, नेचर ऑफ ईवीएस, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, यानी ईवीएस की प्रकृति कैसी है, पर्यावरण अध्ययन की। परमानेंट है, परमानेंट तो दुनिया में कुछ नहीं होता। यूनिडायरेक्शनल है, सिर्फ सिंगल डायरेक्शन में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता, मल्टी डायरेक्शनल होगा। ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव होता है वस्तुनिष्ठ, कुछ सही और गलत बिल्कुल मैथ्स की तरह 2 + 2 4 होंगे, नहीं, मेरा पर्सपेक्टिव अलग हो सकता है, आपका अलग हो सकता है, एनवायरमेंट के लिए ये चीज लागू होती है, तो ये भी गलत हो जाए। एक्सपीरियंशियल है, मेरा अनुभव क्या कहता है ना, किसी ने कहा धरती गोल है, वो कुछ तो हिसाब किताब लगाया होगा, कुछ तो अपना अनुभव के बेसिस पे कुछ तो कहा ही होगा, तो अनुभवजन्य है। जो ईवीएस की प्रकृति है पर्यावरण अध्ययन की, वो आपने क्या अनुभव किया है। चलिए खैर, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, सबके लिए परिवेश अलग अलग अनुभव उसका हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 20, किसी को सर्दी अच्छी लगती है, किसी को गर्मी, तो ये क्या हुआ, अनुभवजन्य है, एक्सपीरियंशियल है नेचर। जया वॉज वेरी हंग्री टुडे, 26 नंबर क्वेश्चन है। जया को आज बहुत भूख लगी थी, उसने अपना टिफिन खत्म किया और उसका पेट भर गया। देख रहे हो कितने प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट से क्वेश्चन, आपको हंसी आ जाएगी पढ़ते पढ़ते पेपर में। जया वॉज वेरी हंग्री टुडे, शी फिनिश्ड ईटिंग हर टिफिन एंड वॉज सेटिस्फाइड। Her teacher brought packets of sweets for distribution since today was the foundation day of school. As soon as Jaya saw sweets, her mouth watered. Which of the following term is the correct description of this process? अब ये क्वेश्चन इन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स, बिना मतलब इनका मन किया ये सीटेट में इनके पेट पे बाण मारो, वो रामायण चलती थी ना लॉकडाउन में कि प्रभु ऐसे नहीं काम चलेगा, बढ़िया वाला क्वेश्चन लेके आओ। इस कोई सेंस नहीं बनता, सीटेट में इनको देना नहीं चाहिए ये क्वेश्चन, ऐसे ही मन कर रहा है देंगे, है ना। तो इसके चक्कर में आप जाके अब क्लासिकल कंडीशनिंग थोड़ी पढ़ोगे, कोई सेंस नहीं है उसका, क्योंकि आज तक के पूरे इतिहास में शायद 2 बार कभी इस तरह का क्वेश्चन आ गया होगा मैक्सिमम, वो भी 2011 में जब सिलेबस अलग था। तो उस चक्कर में इस पे समय व्यर्थ नहीं करना है, लेकिन हाँ थोड़ा सा समझ लेना कि अगर आ जाए तो इसको हम टिक कराएं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। देखो इसमें आप लोग गलत जवाब दे रहे हो यार। जया को आज बहुत भूख लगी थी, उसने अपना टिफिन खत्म किया और उसका पेट भर गया। उसके शिक्षक आज मिठाई के पैकेट बांटने के लिए लाए थे, क्योंकि आज स्कूल का स्थापना दिवस था। जैसे ही जया ने मिठाई खाई, उसके मुंह में आ गया पानी। ठीक है, मुंह में पानी आया, निम्नलिखित में से कौन सा पद इस प्रक्रिया का सही वर्णन है। मुंह में पानी आने का सही वर्णन पूछा है सरकार, ये कौन सी प्रोसेस लगी है। आप कह रहे हैं कंडीशनड स्टिमुलस लगा है, तो मिठाई के बारे में थोड़ी पूछा है मिठाई क्या है या मिठाई की खुशबू क्या है, उसको देखते ही पानी आ गया मुंह में। मिठाई स्टिमुलस है। स्टिमुलस क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज जो आपको क्या करे, उत्तेजित करे। किसी ने आपको गाली दी, वो स्टिमुलस है, आपका मन करेगा वापस से इसको थप्पड़ मार दूं एक खींच के, है ना। ये क्या हुआ, स्टिमुलस था। अब रिस्पॉन्स करने का आपका मन करेगा उस स्टिमुलस को देख करके। तो मिठाई स्टिमुलस थी, रिस्पॉन्स आएगा क्या, मुंह से पानी आना, गोलगप्पे की खुशबू आ रही है, हा हा, मुंह से पानी कई लोगों के आ भी गया होगा। तो वो कंडीशनिंग है, वो इतनी बार वो चीज हुई है कि हमारे दिमाग को, ब्रेन को आदत पड़ गई है। वो जो पैवलोव का कुत्ता था, उसके मुंह में लार आती थी, ये थियरी भी मैंने कराई हुई है, यूट्यूब पे भी कराई हुई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये कंडीशनड रिस्पॉन्स है, क्योंकि ये जो प्रतिक्रिया है कि मुंह में पानी आना जो है वो रिस्पॉन्स है, वो प्रतिक्रिया है। तो ये कंडीशनड रिस्पॉन्स है। अभी मेरे नाना जी की डेथ हुई, मैं उधर से आते हुए ड्राइव कर रही थी, फोन आया एक सर का, कह रहे कैसे हो मैम, मैंने कहा एकदम बढ़िया। हालांकि उस समय पे हो सकता है इमोशनली मैं बढ़िया नहीं हूं, ऐसा बहुत बार होता है जनरली, लेकिन आपको लोग उतने मिल रहे होते हैं, आप हर किसी को बैठ के दुख क्या समझाओगे। तो अब फिर उधर से उन्होंने पूछा कि अच्छा डेथ हो गई थी, कितनी एज थी, ये वो ऐसी बातें हुई। तो मुझे ये था इनको पता ही नहीं होगा, इनको क्या पता, तो वो उन्होंने टेलीग्राम पे या कहीं देखा होगा। तो उस केस में ये क्या हुआ, ये कंडीशन रिस्पॉन्स था। फिर मैंने बोला, मैंने कहा सर ये तो कंडीशन रिस्पॉन्स हो गया है कि कोई भी पूछे कैसे क्या चल रहा है, कैसे हो, एकदम बढ़िया। हमारी सबकी यही आदत हो गई है, पर कितना आप कहानी सुनाओगे बैठा करके। तो अगर हम देखें तो ये क्या हुआ, अनुकूलित प्रतिक्रिया है, ये हमारा कंडीशन रिस्पॉन्स हो गया है। और भाई क्या हालचाल, एकदम बढ़िया, चाहे बैंड बजी पड़ी हो, ठीक। तो ये क्या कंडीशन रिस्पॉन्स है कि जब हम मीठा देख रहे हैं, या मिठाई आ रही है, या गोलगप्पे आ रहे हैं, या कहीं से खुशबू आ रही है, तो वो याद कीजिए मोटू पतलू, है ना, एकदम वो खिंचे हुए चला जाता था जैसे उसको समोसे की खुशबू आती थी। तो वो कंडीशन रिस्पॉन्स है, आदत हो गई है, ठीक है ना। तो अनकंडीशन रिस्पॉन्स जिसकी कंडीशनिंग ना हुई हो, है ना,
जिसमें कोई कंडीशनिंग हुई ना हो, अगर बच्चा भूखा होता और तब मिठाई आती तो ये अनकंडीशनड रिस्पॉन्स हो जाता। क्यों? क्योंकि भूख में खाना देख करके नेचुरल रिस्पॉन्स आएगा ही, लेकिन जब आप भूखे तो नहीं थे, तो ये एक रीजन है। तो ये थोड़ा ज्यादा डीप हो जाएगा, उतना पढ़ना नहीं है हमको चक्कर में, अक्कड़ बक्कड़ी करेंगे। इस तरह की सिचुएशन सीटेट में आ जाए तो बाकी एग्जाम्स में प्रॉपर पढ़ के जाना ये वाले क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, इन दी चैप्टर द प्लांट फेयरी ऑफ ईवीएस क्लास 3rd इन दीदीज प्ले चिल्ड्रन हैड टू टच द प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ गिवन कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव इज मोस्ट सुटेबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस गेम। बताइएगा। तो अगर हम बात करें पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 3 के पाठ पौधों की परी में, दीदी के खेल में बच्चों को पौधों की बताई गई विशेषताओं के आधार पर छूकर बताना था। यानी विशेषताएं बताई गई, भाई ये वाला पौधा ऐसा होता है, इसको टच करेंगे तो कांटा लगेगा, इसको ऐसे करेंगे तो ऐसा फील होगा, तो उसके आधार पर बच्चों को छू करके बताना था, टच करके बताना था। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव इज मोस्ट सुटेबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस गेम, किस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इस गेम को ऑर्गेनाइज कराया गया, बताइएगा एक बार। कराऊंगी मैं, डोंट वरी। देखिएगा, अगर हम बात करें ए ऑप्शन की, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ चाइल्ड कैपेबल ऑफ आइडेंटिफाइंग मोस्ट करेक्ट प्लांट्स, यानी उद्देश्य यह है कि बच्चा जो है सबसे सही प्लांट के बारे में बता सके। टू एक्वेंट स्टूडेंट्स विद द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स अराउंड देम थ्रू प्ले, ये बात एकदम सही है कि खेल खेल में बच्चे उनके आसपास के प्लांट्स के बारे में सीख जाएं। टू डेवलप द फीलिंग ऑफ जॉय एंड ग्रुप कोहेसिवनेस थ्रू गेम्स अमॉन्ग चिल्ड्रन, यानी कि हम फीलिंग ऑफ जॉय डेवलप करें, बिल्कुल सही बात है, साथ में कोहेसिवनेस, एक साथ रह करके बच्चे सीख रहे हैं। टू डेवलप एन इंटरेस्ट टुवर्ड्स लर्निंग थ्रू दी फीलिंग ऑफ कंपटीशन, कंपटीशन की बात कहां से आ गई यहाँ, है ना। और सबसे करेक्ट प्लांट बताना है, ये भी उद्देश्य नहीं है, खेल खेल में बच्चा सीख जाए, ये उद्देश्य है, जो कि बी और सी ऑप्शन में कहा गया है। बी और सी ऑप्शन है भी, हाँ, बी ऑप्शन इज दी राइट आंसर ओवर हियर। 70% लोग सही जवाब दे रहे हैं, ठीक है ना। मुझे लगता है कई लोगों ने तो आंसर्स के रट्टे लगा लिए हैं, जरूरी नहीं है सबके सेट में सेम ही आता है, ये कई बार ABC में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, रट्टे मतलब आगे जाना किसी भी चीज के, वहां पे बेस्ट ऑप्शन चूज करके ही हिसाब लगाना है। देखिएगा, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। NCF 2005 प्रेस्क्राइब्स टीचिंग ऑफ EVS फ्रॉम क्लास 1 to 3, यानी NCF 2005 कक्षा 1 से 3 तक EVS के शिक्षण को निर्धारित करता है। सही है ये बात, बताओ एक बार, कक्षा 1 से 3 तक EVS पढ़ाने को कहता है NCF, है ऐसा? For class 1 and 2, no textbook is prescribed in order to provide contextual learning environment to students. ये बात एकदम सही है, कक्षा 1 और 2 में EVS की टेक्स्ट बुक नहीं है ताकि बच्चे कॉन्टेक्स्ट से एनवायरमेंट को सीख सकें लैंग्वेज और मैथमेटिक्स के थ्रू, ये बात एकदम सही है। फिर आता है फॉर क्लासेस 1 and 2 EVS is taught through science and social science, ये बात भी सही है, ये बात भी सही है, दोनों बातें सही है। 3 का ऑप्शन है हमारे पास, थ्रू साइंस एंड सोशल, ना उल्टा कर दिया, बल्कि EVS में साइंस और सोशल साइंस तीनों आते हैं, और क्लास 1 और 2 में तो EVS की भी टेक्स्ट बुक नहीं होती, तो ये तो गलत है। EVS इज अ सब्जेक्ट टॉट टू क्लास 4th और 5th ओनली, नहीं 3rd to 5th होता है, तो सिर्फ बी ही ऑप्शन यहाँ हमें नजर आ रहा है सही। ऐसा नहीं है कि प्रेस्क्राइब किया टीचिंग को सिर्फ 1st to 3rd ही पढ़ाओ, बल्कि 3rd to 5th पढ़ाना है, ये बात हुई है, ठीक है जी। तो अगर हम बात करें तो एक ही ऑप्शन सही है, जो कि है बी। तो इस तरह से पागल बनाया जाता है, इतने आसान क्वेश्चन को कितना घुमा करके इन्होंने पूछा है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है भाई, ये कहता है द कॉन्सेप्ट ऑफ मैपिंग बिगिंस थ्रू अ बेसिक 2-dimensional रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्लासरूम इन, यानी कक्ष में मूल द्विविमीय निरूपण द्वारा संप्रत्यय का मानचित्रण डैश में आरंभ होता है, यानी 2-dimensional रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्लासरूम। भाई आपको एक पिक्चर दिखा दी क्लासरूम की, है ना। मैपिंग बिगिंस किससे, क्लास 3 से 4 से 5 से या 1st और 2 में। अब आपको पता है कि बेसिक अगर हम EVS की बात ही कर रहे हैं तो वो तो क्लास 3 से ही शुरुआत हो रही है इस चीज की। किससे शुरुआत हो रही है, क्लास 3 से ही हो रही है, उससे पहले तो क्या ही होगी। लेकिन बात हो रही है मैपिंग सिखाने की, तो मैपिंग हम समय से पहले नहीं सिखाते यहाँ पे। सही जवाब आप लोग दे रहे हैं यहाँ पे, वो है कक्षा 3, भाई क्लास 3। The concept of mapping begins through a basic 2-dimensional representation of classroom। अब वो क्लासरूम की फोटो हो सकती है उसमें लगी हुई। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा। प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव कॉन्शियसली बीन इंक्लूडेड अंडर द थीम ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स, यही हम बात कर रहे थे ना, फैमिली एंड फ्रेंड्स का सब थीम है जो आपका प्लांट्स और एनिमल्स हैं, ठीक। थीम से डिवाइड किया है ताकि होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग रहे। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 30th, प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव कॉन्शियसली बीन इंक्लूडेड अंडर द थीम ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स टू हाईलाइट हाउ ह्यूमंस शेयर अ क्लोज रिलेशनशिप विद देम। चलिए ठीक है,
provide a holistic and integrated scientific and social perspective to them, locate them in a social and cultural context, enable learners to make distinction between plants and animals. जवाब दीजिए। 50% लोग कह रहे हैं ए उत्तर जो है आपका सही है, जिसमें सिर्फ ए, बी और सी है और डी नहीं है। चलिए समझते हैं। इस पर विशेष बल दिया, पूछा क्या है कि जो परिवार एवं मित्र में पौधों में एवं जीवों को जानते बूझते सम्मिलित किया गया है, इस पर विशेष बल दिया जा सके कि मानव का उनके साथ कैसा संबंध है। बिल्कुल सही बात है। फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ जोड़ा गया क्योंकि प्लांट्स हमसे डायरेक्टली रिलेटेड है, ये संबंध दर्शाने के लिए। उन्हें एक समग्र एवं समाकलित वैज्ञानिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य प्रदान किया जा सके। चलो ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं लोकेट देम इन अ सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, सामाजिक और सांस्कृतिक पक्ष में भी हम जोड़ सकें पौधों को। पूजा होती है बहुत सारी जगहों पे, दुनिया भर की चीजें होती है। विद्यार्थियों को पौधों और जीवों में विभेदन करने की योग्यता दी जा सके। एनिमल्स की बात नहीं हुई थी यहाँ पे, है ना, कि पौधों और एनिमल्स को विभेद किया जा सके दोनों में, इसलिए फैमिली के साथ नहीं जोड़ रहे हैं इसको, है ना। रीजन फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ये नहीं है, फिर तो अलग अलग भी कर सकते थे, ठीक है ना। तो हमारे पास आंसर बचता है ए, बी और सी का, जो कि ए ही ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 31, और ये भी मल्टीपल टाइम्स पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स स्पीसीज मूव्स इट्स नेक बैक एंड फोर्थ विद अ जर्क, यानी नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है। देखो विद अ जर्क लिखा हो यदि, यानी जर्क के साथ, अब गर्दन में झटका आ जाएगा, है ना, ऐसे झटके से अगर आगे पीछे करने की बात आए तो आंसर मैना हो जाता है ना। क्या हो जाएगा, मैना हो जाएगा। अगर आए कि कौन सा एक पक्षी की प्रजाति है जो अपनी गर्दन को टू अ लार्ज एक्सटेंट, मतलब बहुत हद तक पीछे घुमा सकता है, तो वो उल्लू हो जाएगा। उसका जवाब आउल। इसमें कई लोग गलती से आउल कर देते हैं, जो कि गलत है। अगर विद अ जर्क आ रहा है, झटके से आगे पीछे करना, तो मैना है, ठीक। क्रो वो पक्षी है जो बेचारा बहुत ऊंचा जाकर के अपना एक घोंसला बनाता है, जिसमें कोयल अपने अंडे छोड़ जाती है और वो पालता रहता है उनको। ये सब क्वेश्चन आपका आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 32, ये भी आसान से सवाल है, लेकिन ये पूछा बहुत जाता है। फटाफट से जवाब देंगे, और 10-15 क्वेश्चन है जो हमें करने हैं, मजा आएगा। अब ये पेडागोजी वाले क्वेश्चन आपके खत्म हो गए, फिर से एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपके आ गए हैं, है ना, तो इनको करने में और ज्यादा इंटरेस्ट आता है। पेडागोजी थोड़ी सी ज्यादा वो होती है कि कॉन्टेक्चुअल होती है, ज्यादा टाइम लेती है समझने में। कैसे इंप्रूव करें इंग्लिश में पैसेज, प्रीवियस ईयर करो सिर्फ। देखिएगा, हांगकांग की बात चल रही है, तो हांगकांग में हमें पता है वो स्नेक खाते हैं, कुक्ड स्नेक्स, यस यस, है ना। लिंग हु फेन याद कर लो। ए का 5 कहीं दिख रहा है, ए का 5 इन दोनों ऑप्शन, ओहो 3 जगह पे ए का 5, तो ये वाला हटा देते हैं क्योंकि ए के साथ थर्ड तो जाएगा नहीं। केरला की अगर हम बात कर रहे हैं तो वहां मस्टर्ड ऑयल नहीं, कोकोनट ऑयल चाहिए होगा हमें। सी फिश कुक्ड इन कोकोनट ऑयल, तो बी के साथ थर्ड। ये हमने पढ़ा था ना, फूड वाला अलग से चैप्टर किया था, याद आ रहा है कि नहीं। ये भी सही है। सी का सेकंड कश्मीर, कश्मीर में क्या हो जाएगा, मस्टर्ड ऑयल, क्योंकि वहां सर्दी रहती है तो वहां सरसों का तेल ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो डी का 1 गोवा में आपका बॉइल्ड टेपियोका विद एनी करी, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, जो कि आप लोग जवाब पता नहीं दे भी रहे हैं या नहीं। बी ऑप्शन क्यों दे रहे हो भाई, बी का फर्स्ट कैसे हो जाएगा, केरला में बॉइल्ड टेपियोका विद, अच्छा चलो मान लिया, और कश्मीर में फिर क्या खिलाओगे, कश्मीर में सी का 2, अच्छा ठीक है। एक मिनट, इसी का जवाब दे रहे हो ना आप लोग, एक मिनट लेट मी चेक। 32 है और आप लोग बी और सी में कंफ्यूज हैं, हाँ सही कह रहे हो, एक मिनट रुको, लेट्स डू इट अगेन। अगर हम बात करें हांगकांग की, तो हमें पता है ए के साथ क्या जाएगा, कुक्ड स्नेक जाएगा ही जाएगा, बात ठीक है, ये कई जगह पे है। ए का आपने 5 मान लिया, ठीक। फिर हम बात कर लेते हैं किसकी, गोवा की। तो गोवा का हमें ये पता है कि सी फिश कुक्ड इन कोकोनट ऑयल, ये भी पॉसिबल है गोवा में, बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है ना। कश्मीर की अगर हम बात करें तो कश्मीर का हमें पता है फिश कुक्ड इन मस्टर्ड ऑयल, यानी सी के साथ सेकंड चला जाएगा। सी के साथ सेकंड कहाँ है भाई, यहाँ पे है, तो ये तो हट ही गया ऑप्शन, इन दोनों में से कोई और होगा क्योंकि सी का थर्ड दे दिया यहाँ पे, ठीक है ना। फिर अगर हम बात करते हैं छोले भटूरे, तो गोवा में नहीं खाए जाते, जो कि डी में दिए हुए हैं, है ना, तो ये तो वैसे ही हट गया ऑप्शन आपका, ये तो वैसे भी हट ही चुका है। डी का थर्ड और डी का फर्स्ट, मतलब गोवा को टेपियोका के साथ जोड़ा हुआ है इन्होंने, और सी फिश कुक्ड इन कोकोनट ऑयल ये भी कहा हुआ है। व्हाट डू यू से, बी ऑप्शन, क्योंकि केरला को हम कह रहे हैं बॉइल्ड टेपियोका विद एनी करी, ये बात एकदम सही है, और गोवा के साथ ये चला जाएगा कोकोनट ऑयल, तो बी का फर्स्ट, ठीक है भाई, बी बेटर है इसमें, है ना, क्योंकि गोवा और केरला में कंफ्यूजन संभव है, क्योंकि दोनों जगह पे कोकोनट ऑयल का यूज होता है, और लेकिन जब टेपियोका की बात कर दी है उन्होंने, तो फिर हम केरला जाना ही पड़ेगा। अदरवाइज अगर ये ऑप्शन नहीं होता टेपियोका वाला और गोवा यहाँ नहीं होता, तो हम इसके साथ भी चले जाते कि सी फिश कुक्ड इन
कोकोनट ऑयल, क्योंकि कोकोनट ऑयल का यूज गोवा में भी हो जाएगा और आपका केरला में भी हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन टेपियोका की बात फिर 100% केरला के लिए हो रही होती है, इसलिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन इन्होंने बनाया है कि अगर हल्का सा भी आपका ध्यान हटा तो दुर्घटना घटी वाली बात है। क्वेश्चन में 33 देखिएगा, ये क्या कहता है भाई, कंसिडर द फॉलोइंग लिस्ट। लिस्ट क्या है, टॉर्टॉइस, क्रोकोडाइल, क्रो, डक, फिश, इस तरह के क्वेश्चन भी कई बार आ चुके हैं। इन दिस लिस्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, मतलब ऑड वन आउट चूज करना है आपको। तो टॉर्टॉइस यानी कछुआ हो गया आपका, क्रोकोडाइल मगरमच्छ हो गया, क्रो यहाँ पे उड़ने वाला पक्षी हो गया, डक वो पानी में भी रह लेती है, फिश भी पानी में रह सकती है, तो पानी से संबंध है इनका, है ना। लेकिन क्रो का नहीं है, क्रो बेचारा कैसे रहेगा, वो जमीन पे ही रह, मतलब वो दोनों जगह पे नहीं रह सकता जैसे कछुआ और वो सब है। तो यहाँ पे क्रो ऑड वन आउट है, क्रो क्या है, ऑड वन आउट है। सिंपल आसान सा सवाल है, तो इसमें तो क्या ही बात करें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। ये थोड़ा सा बड़ा सवाल है, लेकिन एक क्वेश्चन इस तरह का आता है, टाइम एंड डिस्टेंस का, मैप का, डायरेक्शन का। ये 3-4 ऐसे क्वेश्चन हैं जो सब जगह पे आपको देखने को मिल जाते हैं ईवीएस में, मतलब हर सेट में लगभग। अ पर्सन बोर्डेड एन एक्सप्रेस ट्रेन ऑन 29 नवंबर 2019। 2019 में 29 नवंबर को एक व्यक्ति ट्रेन पकड़ता है, बोर्ड करता है सूरत गुजरात से फॉर नागरकोइल जो कि केरला में है। तो व्यक्ति को गुजरात से केरला जाना है। द ट्रेन डिपार्टेड फ्रॉम सूरत एट 1945 आवर्स। ठीक है, रट्टे तो नहीं लगा लिए, जवाब गलत जवाब दे रहे हो भाई, बहुत जल्दी में जवाब दे रहे हो, इसका मतलब बी ऑप्शन कह रहे हैं 45% लोग। इतनी जल्दी कैसे, अभी तो मैं पढ़ नहीं पाई, आप लोगों ने जवाब दे दिया। सी ऑप्शन 45% लोग कह रहे हैं, चलो ठीक है। कोई व्यक्ति 29 नवंबर 2019 को, अब हमें पता है एक एक्सप्रेस ट्रेन बोर्ड करता है, ठीक है, किस टाइम चला है वो 29 नवंबर को 1945 पे। अब आपको यहाँ पे 24 आवर फॉर्मेट पता होना चाहिए कि 24 घंटे वाला जो फॉर्मेट है। अब 1945 अगर हम 12 बजे से गिनती 19 तक जाएंगे तो 7:45 समय आ जाएगा, 12 और 7 19 होते हैं, मतलब शाम के 7:45 की बात हो रही है ना। 24 आवर फॉर्मेट में यही होता है। तो अगर हम बात करें तो 7:45 पे उसने ट्रेन बोर्ड की है शाम को, क्योंकि 19:45 की बात हो रही है। अगर सुबह की होती तो 7:45 ही लिखा होता, 19 थोड़ी लिखा होता। वो दिन के 12 बजे के बाद फिर 13-14 बजने शुरू हो जाते हैं, बेसिक बात है। और 1 दिसंबर 2019 को 11:45 बजे नागरकोइल पहुंची है ट्रेन, मतलब सुबह पहुंची है, नहीं तो रात को तो 23 बजे हो जाता, 11 बजे को 23 बजे कहेंगे अगर रात को पहुंचती तो। कितनी डेट को पहुंची है, 1 दिसंबर को। और हमें पता है 29 नवंबर, मतलब नवंबर क्या 30 दिनों का महीना है, 31 का नहीं होगा ना। तो अब हमें पता है 29 की शाम को 7:45 बजे ट्रेन चली थी, 30 की शाम को 7:45 बजे चलती रही, मतलब 24 घंटे हो गए। 30 की शाम को 24 घंटे हो चुके थे। अब 1 की सुबह अगर हम बात कर रहे हैं तो 1 की सुबह 7:45 पे कितने घंटे हो गए, 12 घंटे और हो गए, ठीक। 12 घंटे और हो गए तो 36 घंटे की बात हो गई। अब तब भी अगर हम देख रहे हैं सुबह 7:45 पे, फिर 11:45, 3 घंटे और हमें जोड़ने पड़ेंगे, उसमें भी 4 घंटे, सॉरी, तो 40 घंटे का सफर हो गया। 11:45 तक 4 घंटे और ऐड करेंगे तो टोटल टाइम जो हो गया वो 40 घंटे का हो गया। ये थोड़ा सा आपको दिमाग में कैलकुलेट करना पड़ेगा, या रख के देख सकते हो। तो वो 40 घंटे का टाइम हो गया, क्योंकि डेट का जरूर ध्यान रखना है यहाँ पे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर किसी को ये नहीं पता भाई नवंबर में 30 दिन होते हैं तो गड़बड़ है फिर तो ये 40 आवर्स की अगर हम बात करें, टोटल जो टाइम टेकन है ट्रेन का वो है 40 घंटे। यदि सूरत से नागरकोइल के बीच की दूरी दी हुई है इन्होंने 2120 किलोमीटर, डिस्टेंस हमें दे दिया 2120 किलोमीटर। फॉर्मूला क्या है अपना, SDT, यानी स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हम लगाते हैं। तो अब हमें डिस्टेंस दिया हुआ 2120 किलोमीटर, टाइम कितना लगा 40 घंटे का, डिवाइड करेंगे कुछ तो आ ही जाएगा, आपको पता है 4 पंजे होते हैं 20 और 4 ती होते हैं 12, या फिर 4 5 जा 20 और 4 3 जा 12, ठीक है बात। तो 53 किलोमीटर पर आवर आ गया आंसर, सिंपल। अब इसमें ध्यान दे देना कि पर किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से दी हुई हो, नहीं तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ होगी अगर, तो चेंज करके ही आंसर निकालना पड़ेगा फिर। तो ये 60 किलोमीटर वाले जो थे वो अपने आप को बचाए, ठीक है ना।